यार ये होमोजेनाइज्ड तो दूध होता है, होमोजेनाइज्ड नहीं है, दिस इज हार्मोनाइज्ड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। होमोजेनाइज्ड काट देना बच्चे, मेरे को लग रहा है मैं परसों भी आपको होमोजेनाइज्ड ही बोल रहा था, वही चीज मेरे दिमाग में रह गई हुई थी। सो इट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और ये टर्म जो है या ये जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, ये हम सीधा सीधा बोरो करते हैं WTO के HSN से, WTO के हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से। ये जो है हमारा सेंट्रल, जब हम पढ़ेंगे कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जिसको CTA भी कहते हैं, हम कस्टम्स एक्ट पढ़ेंगे और साथ में हम छोटा सा कस्टम्स टैरिफ एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर ये पूरी तरह से डिफाइंड है HSN जो है, मतलब CTA ही हमारा HSN है, और जो CTA में HSN है वही HSN हम चुपचाप से GST में भी फॉलो करते हैं। So means that is something great that has happened in India after a long time, कि हम जो है आपस में अगर एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो नया एक्ट बनाते हैं तो कुछ शुरू से नहीं लिख देते, जो कुछ पहले का बना हुआ है उसको जो है एज इज हमने कम्युनिकेट करा उसके साथ और कहा कि हाँ जी हम उसी को वैलिडेट करते हैं, जो वहां लिखा हुआ है हमारे लिए भी वही ट्रू है। तो जो HSN जो कस्टम्स एक्ट में चल रहा है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट पूरा का पूरा और कुछ नहीं जो है वो HSN है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, वही हमने एज इज जो है वो GST में फॉलो कर लिया। GST में हमने एडिशनल चीज क्या फॉलो बनाई, GST में हमने एडिशनल चीज जो बनाई है वो सर्विस अकाउंटिंग कोड बनाए हैं, यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड के टैक्स रेट हमने बनाए। HSN के GST के टैक्स रेट क्या होने चाहिए वो चीज हमने डिफाइन करी। HSN हमको एज इज विरासत में मिला हुआ है, हमको मिला कस्टम्स टैरिफ एक्ट से विरासत में, कस्टम्स टैरिफ एक्ट को मिला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जो दुनिया का ट्रेड जो है वो गवर्न करते हैं, उसके विरासत से मिला हुआ है। सो दिस इज समथिंग लाइक कॉपी पेस्ट वाला कंसेप्ट चल रहा है जो HSN वाला है। तो अब जो है दिस इज scheduled second helps clarify the nature of certain activities and transactions, classifying them as either a supply of goods और supply of services। supply चीज हमारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि supply हमारा जो है वो ट्रिगर है टू इम्पोज GST। GST अगर कब लगेगा, GST तब लगेगा जब सप्लाई हो जाएगी, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो। अगर सप्लाई हो गई तो GST पिक्चर में आ गया, अगर सप्लाई नहीं हुई है तो GST नहीं लगना है। अब शेड्यूल 2 क्या बता रहा है कि जो चीज सप्लाई हुई है दैट इज गुड्स और सर्विसेज। जैसे आप गए बाजार, आपने जाके एक टू व्हीलर खरीदा, टू व्हीलर घर ले आए, यानी कि इट इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जब सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ तो उस टू व्हीलर के ऊपर जो एक्टिवा आप खरीद के लाए हो उस एक्टिवा के ऊपर जो है वो GST लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी GST ऑन एक्टिवा, दैट इज गोइंग टू बी GST ऑन गुड्स। उन गुड्स के ऊपर जो भी रेट होगा, मींस उस टू व्हीलर के ऊपर जो भी रेट डिफाइन किया होगा अंडर योर HSN, उस रेट के ऊपर जो है GST लग जाएगा, वो अपने घर आ गया। अब दूसरी तरफ आप निकले घूमने के लिए, घूमने के लिए आप चले गए गोवा, गोवा जाके आपको पता चला कि यहाँ तो टैक्सी बड़ी महंगी है मगर स्कूटर भी किराए पे मिलता है। आपने कहा मैंने 3 दिन गोवा रहना है, तो आपने बात करी कि क्या रेट है जी, स्कूटर चाहिए मेरे को, तो उन्होंने बताया कि आपको 500 रुपए रोज के देने होंगे, 1500 रुपए में स्कूटर आपका है, पेट्रोल अपना डलवाओ और घूमो फिरो, जाते जाते जो है हमारा स्कूटर हमें वापस कर देना। स्कूटर अब भी आपके पास आ गया है। अब स्कूटर के ऊपर क्या है, GST रेट लगेगा, जो टू व्हीलर खरीदने पे लगा था वो लगेगा? नो, that was the purchase of two wheeler at that point of time। जब आपने अपने घर नंगल में बैठ के जो है वो स्कूटर खरीदा था तो स्कूटर खरीदा था। अब आपने स्कूटर किराए पे लिया है, यू हैव हायर्ड द सर्विसेज ऑफ बेसिक, यू हैव हायर्ड अ टू व्हीलर। अब हायरिंग ऑफ अ टू व्हीलर इट इज सप्लाई, हेयर इट वाज, जो पहले टू व्हीलर खरीदा था तो हेयर इट वाज सप्लाई ऑफ टू व्हीलर और इट वाज सप्लाई ऑफ गुड्स। और यहां जब आपने गोवा जाके वही टू व्हीलर लिया तो उस केस में इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आपने सर्विसेज की सप्लाई ली है, वो सर्विसेज की सप्लाई आपने खाली 3 दिन के लिए गुड्स लिए हैं, 3 दिन बाद आपने वही टू व्हीलर एज इज वापस कर देना है। उन 3 दिनों का किराया 1500 रुपए चार्ज होना है।
आपने 1500 रुपए दिए, 1500 रुपए के साथ जो है 18% से उस 1500 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो 18% के हिसाब से जो जीएसटी हो गया दैट इज 225 रुपीज। 1800 रुपए एक हो गए, 225 रुपए एक हो गए, वो 225 रुपए आपने दिए, अपने घर आ गए। उसके बाद मीन्स 1800 प्लस 225 रुपए दिए, उसके बाद चलो जी अब हम अपने घर चलेंगे, वहां जाके रहेंगे। मीन्स 225 या 270, सॉरी इट वुड बी 270, तो वो 1500 रुपए के ऊपर 1500 प्लस 225 का जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। सो इट इज 1775 रुपए आपने दिए। 3 दिन आप स्कूटर पे वहां पे खूब एंजॉय करे, दुनिया भर की बीचेस घूमी, एंड देन यू आर बैक। तो ये वाली जो थी, दिस वाज यू एंजॉयड समथिंग। आपके पास हाथ में 3 दिन बाद कुछ नहीं है कि कोई मटेरियल आप लेकर नहीं आ रहे। अगर कुछ टेंजिबल खरीदा होता तो वो टेंजिबल आपके हाथ में होता। यहाँ तो जो स्कूटर लिया था 3 दिन बाद आपने वापस कर दिया। सो इफ टेंजिबिलिटी इज मिसिंग इन द एंड प्रोडक्ट, अगर वो टेंजिबल नहीं है, टेंजिबल क्या, जिसको आप टच कर सकते हो, तब तो वो, if the tangibility is missing then you have probably purchased services। सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो टेंजिबल क्लॉज है, जो बताता है कि आपने सर्विसेज ली हैं या गुड्स ली हैं। अदरवाइज हमने गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन पहले भी हल्की फुल्की पढ़ी है, और आगे चल के भी हम हल्की फुल्की सी उसे देख लेंगे। 2 4 5 क्लासेस में इट शुड बिकम वेरी क्लियर, विदाउट एनी डाउट हो जाएगा। सो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज द गुड्स without transferring the title, for example lease or rental, is a supply of services। आपने ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर दिया, मगर उसके जो टाइटल है वो ट्रांसफर नहीं किए, आपने राइट टू यूज लिया है। जब आपने स्कूटर किराए पे लिया तो राइट टू यूज लिया। वैसे ही कई बारी और थोड़ा सा राइट टू यूज में आ जाता है, आप हायर परचेज पे कुछ सामान खरीदते हैं तो भी वो राइट टू यूज ही है, तब भी वो सर्विसेज हो जाती है। हायर परचेज वाली भी सर्विसेज आ जाती है, वहां पे भी जीएसटी सर्विसेज के रेट पे लगता है। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। एंड now transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is the supply of goods। अब यहाँ ये वाला, सॉरी यहाँ पर जो है, ये ऊपर वाला जो केस था दैट वाज हायर, ये वाला जो केस था हायर था, जहां पे इट वाज अ केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज। ये जो नीचे वाला केस है ये है इंस्टॉलमेंट पे आप सामान खरीद रहे हो, यू आर बाइंग इट एट इंस्टॉलमेंट, या फिर यू आर बाइंग इट ऑन बेसिस ऑफ एचपी। एचपी का मतलब हायर परचेज होता है। तो अगर हायर परचेज पे सामान खरीद रहे हो तब जो है इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स। आप अगर हायरिंग कर रहे हो खाली कुछ टाइम के लिए, कि 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, आपका कहीं से कहीं तक एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो सामान को अपना बना लेना नहीं है, तब तो वो हायर है, और हायर है तो सर्विसेज है। बट अगर आप किश्तों में एक स्कूटर खरीद के ले आते हो कि भाई मैं 3 साल तक किश्तें दूंगा, मेरे को मोटरसाइकिल दे दो तुम, 3 साल तक की किश्तों के बाद 3 साल खत्म हो जाएंगे तो ये जो मोटरसाइकिल है ये मेरी हो जाएगी, लास्ट किश्त आते ही मोटरसाइकिल मेरे नाम हो जाएगी। इस तरह की सेल को हम हायर परचेज सेल कहते हैं। हायर परचेज ऑन द फेस ऑफ इट सर्विस है कि आप जब तक जो है किश्त दे रहे हो तब तक सामान आपका है। अगर आपने बीच में किश्त किसी महीने नहीं दी तो मोटरसाइकिल वो वापस, जिसने आपको बेची है वो उठा के ले जाएगा, किराया नहीं दिया तो वो वापस ले जाएगा, इसका नाम भी हायर परचेज है। बट अगर आपने पूरे 36 महीने, 3 साल मीन्स 36 महीने, पूरे 36 महीने आपने किश्तें दे दी, तो आखिरी किश्त देते ही वो जो मोटरसाइकिल है वो आपके नाम कर देगा कि कल से मोटरसाइकिल जो है वो बलविंदर सिंह की हुई, मोटरसाइकिल बिलोंग्स टू बलविंदर सिंह, तो बलविंदर सिंह जो है वो ओनर बन जाएगा। जब इनवॉइस बनाई थी पहले दिन, तो भी इनवॉइस जो है वो एचपी की बनाई थी कि दिस इज मोटरसाइकिल ऑन एचपी। इनवॉइस एचपी की थी, इट वाज इन द नेम ऑफ बलविंदर सिंह, बट इट वाज बेसिकली ए लीज, हायर परचेज था, वो हायर एचपी चढ़ी हुई थी उसको कहते हैं। बट वो जो है वो सेल ऑफ गुड्स ट्रीट की गई थी, उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट लगा था वो गुड्स का लगा था, सर्विसेज का नहीं लगा था। तो ये 3 पॉइंट जो है ये आपस में थोड़े से जो है अंग्रेजी की भाषा में, हिंदी की भाषा में
थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, बट प्रैक्टिकली हम इस बात को बड़े आराम से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे व्यवहार की बात है। जब हम मोटरसाइकिल खरीदने गए सीधा सीधा पहले दिन पूरे पैसे दिए खरीद के ले आए, इट इज अ केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। दूसरी बार हम मोटरसाइकिल जो है वो किराए पे ले लिए। किराए पे क्यों ले लिए? क्योंकि हम कहीं घूमने गए हुए थे। हमने यहाँ से ही नंगल से ही एक ट्रिप बनाया कि हमने जो है वो लेह लद्दाख जाना है, बुलेट किराए पे ली 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद बुलेट वापस कर दी। तो वो बुलेट जो है वो राइट ऑफ यूज ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल है। तीसरा जो है वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स shall pass at a future date upon payment of full consideration। मींस आप ले तो हायर पे रहे हो, मगर इसके साथ एक कंडीशन लगाई हुई है कि सारी किस्तें दे दूंगा तो गुड्स मेरे हो जाएंगे। तो वो जीएसटी में गुड्स मानी जाएगी, वो सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी। होप ये तीनों पॉइंट क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरह से, इनमें कोई रूम ऑफ डाउट नहीं है। हेलो। यस सर। सर हाँ जी। जीएसटी मानी वाली बात एक बार रिपीट कर दो। कौन सी वाली? ये तुम्हारा जो सवाल किस्तों पे दोबारा पूछ लेता लो। है ना वो वाली पूरी। सर जो किस्तों पे लेगा बाइक, ये जो थर्ड हाँ, जो किस्तों थर्ड पे जब पॉइंट है बाइक वो एक बार दोबारा क्लियर कर किस्तों पे दीजिए। जो बाइक ली है, वो किस्तों पे बाइक को हम प्रैक्टिकली जब पहली बार कभी किस्त पे लोगे ना आप, ये बाइक या स्कूटी या कार जब भी खरीदोगे, तो आपको वो वाली जो सेल होगी ना, उसको वो सेल को कहते हैं एचपी। इसको वो कहते हैं हायर परचेज चढ़ी हुई है। मींस जो आप गाड़ी लेकर आए हो एचपी पे लेकर आए हो। एचपी का मतलब होता है हायर परचेज। ज्यादातर लोग जो हैं वो स्कूटर मोटरसाइकिल कारें जो हैं वो ऐसे ही लेते हैं, किस्तों पे ले लेते हैं। अब किस्त का मतलब है, ये हायर परचेज का मतलब है कि आप हायर का मतलब क्या होता है? किराया दे रहे हो। बट साथ ही में इसको टेक्निकली जो है वो सेल ही मान लेते हैं। मींस मुंह से आप बोल रहे हो हायर परचेज है, मींस आप किराया दे के खरीद रहे हो, बट जब तक आप आखिरी किराया देते हो तो वो गुड्स आपकी हो जाती है। मींस जैसे आपने अगर किस्त 2 साल की कराई है, तो 24th इंस्टॉलमेंट जैसे ही कराओ पे करोगे तो वो मोटरसाइकिल आपकी हो जाएगी। जैसे ही आपने पता चला 5 साल की जो है वो कार फाइनेंस कराई है, जैसे ही 60th इंस्टॉलमेंट दोगे वो कार आपकी पर मींस उस पे नाम भी आपका हो जाएगा। अभी तक वो दिखा रहे होंगे कि दिस इज अंडर द एचपी ऑफ एचडीएफसी बैंक। आपने एचडीएफसी बैंक से फाइनेंस कराई है, एचडीएफसी बैंक को आप किस्त दे रहे हो। जिस दिन वो आपकी किस्त जो है आखिरी चली जाएगी, उस दिन आप एचडीएफसी बैंक जाओगे, उस दिन वो सीधा सीधा कह देंगे कि दिस कार नाउ बिलोंग्स टू प्रीति। जो भी अगर ये प्रीति ने खरीदी है तो ये कार अब प्रीति की हो गई। ठीक है जी, वो एचपी खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि ये कार हायर परचेज पे जो है वो शुरू में ही हमने कंट्रैक्ट करा था कि वी आर बाइंग दिस कार ऑन एचपी, तो दिस कार इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। मींस दिस इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। कहने को हम इसको एक तरह से सर्विस भी कह सकते थे ना, कि दिस इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप जो है किराया दे रहे हो और कार की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो, बट दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मींस ये केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जीएसटी रेट किसका लगेगा? जो कार हमने खरीदी है वो, या जो बाइक हमने खरीदी है उसके ऊपर जो जीएसटी रेट है वो लगेगा। अगर यही सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती तो जो सर्विसेज का रेट है वो लगता, सर्विसेज का रेट होमोजीनियसली ज्यादातर 18% है, तो वो 18% लग जाता। बट अब आपने कार या बाइक खरीदी है तो कार और बाइक के ऊपर रेट जो है दैट इज ऑलमोस्ट 28%। कार आपने खरीद ली तो कार के ऊपर तो 40% से शुरू होता है, उस पर सीएसटी सेस जीएसटी सेस भी लगना है। 28% तो जीएसटी रेट है, साथ में 12% से लेके 15% तक समथिंग लाइक दैट जीएसटी सेस भी है। तो वो सब कुछ लगेगा जब आप कार खरीदोगे। तो इवन बाइक के ऊपर भी जो है वो भी जीएसटी सेस भी है, तो वो सब कुछ लगेगा। क्योंकि आपने मतलब शेड्यूल 2 देखा, शेड्यूल 2 में इसको जो है वो कह देंगे कि दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स है तो अब फिर होमोजेनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखो। एचएसएन देखा तो ये में आपने देखा टू व्हीलर विद गियर, बाइक जो है वो टू व्हीलर विद गियर करके डिफाइंड होएगी। उसके ऊपर देखेंगे जीएसटी का क्या रेट है, उसमें आएगा कि अगर बाइक जो है वो 350 सीसी या उससे नीचे की है, मींस इफ इट इज लेस देन 350 सीसी, तो जीएसटी का रेट जो है वो 28% है।
इसके ऊपर सेस जो है वो 3% है, तो 31% का टोटल जीएसटी हो गया। अगर वो मोर देन 350 सीसी करके दिया हुआ है तो फिर पता चला कि 28% एक है, 28 के साथ 10% जो है वो सेस है, तो ये 38% हो गया। मींस आप रेट ऐसे ऐसे निकाल के जो है वो जीएसटी लगाओगे। सर हाँ जी। सर वो जीएसटी आपने बोला कि वो जीएसटी पे करेगा, मतलब इस पे वो मतलब इकट्ठा ही जीएसटी मतलब वो किस्तों में दे रहा है मनी, तो क्या वो मनी वो किस्तों में जीएसटी? दे रहा है। जैसे आपने जो है 50,000 रुपए की बाइक खरीदी है, उसका रेट 50,000 है। 50,000 रुपए के ऊपर 1 मिनट को 30% जीएसटी मान लेते हैं हम हाइपोथेटिकली, तो 15,000 रुपए वो हो गए। तो ये बाइक टोटल कितने की बन गई? 65,000 रुपए की बन गई। अब ये 65,000 रुपए की जो बाइक बनी है, इसकी अगर हमने 2 साल की किस्तें करनी है, 2 इयर्स इंस्टॉलमेंट करनी है, तो साथ में 65,000 रुपए के ऊपर वो ब्याज भी लेगा। 65,000 रुपए के ऊपर 2 साल का ब्याज मान लो कि वो हो गया करीब करीब जो है 10,000 रुपए। 10,000 इंटरेस्ट हो गया, तो 75,000 रुपए की किस्त, 75,000 रुपए टोटल लेने हैं उसने। 65 प्लस 10, 75,000। 75,000 को अब हम डिवाइड करेंगे 24 के साथ, और उतनी किस्तें ले लेगा वो। मतलब 75,000 डिवाइडेड बाई 24 जो है, दैट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, समवेयर अराउंड 3,000 रुपीज जो बनेंगे वो चार्ज कर लेगा, जिसके अंदर सब कुछ ही आ गया, ब्याज भी आ गया, टैक्स भी आ गया, बेसिक प्राइस भी आ गया, सब कुछ आ गया। मगर जो जिसने बाइक खरीद, मतलब जिसने बाइक बेची है, उसकी वो जो एंट्री बंदा दिखाएगा, वो दिखाएगा कि जीएसटी मुझे सारा का सारा मिल गया, और वो चुपचाप उसको जो है, इसमें जो ये 15,000 रुपए का जीएसटी है, खरीदते ही जैसे ही जीएसटी की इनवॉइस बनाई उसने, 1 महीने के अंदर अंदर जो है, मींस नेक्स्ट मंथ रादर, जैसे अगर मतलब उसने ये बाइक जो है वो 1 जनवरी को खरीदी है, तो उसकी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी जो है वो मोस्ट लाइकली वुड बी 5 फरवरी। तो 5 फरवरी को वो जीएसटी पे कर देगा। अगर 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जब मर्जी वो बाइक बेचे, 5 फरवरी को ये जीएसटी जो है ये गवर्नमेंट को दे दे, अपनी जेब से देना पड़ेगा उसे। अभी वो पैसे तो जब आएंगे बिक के आते रहेंगे, क्योंकि ये ब्याज भी तो ले रहा है ना। इसने तो 15%, मतलब ये जो 10,000 रुपए 2 साल का ब्याज लेना एक्स्ट्रा, ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो तो ब्याज के पैसे एंजॉय करे और जीएसटी बाद में आराम से देता रहे। सरकार को तो पैसे जो हैं वो जीएसटी के 15,000 रुपए इकट्ठे दे देने हैं, उसका ब्याज जो है वो कस्टमर दे रहा है। वो ब्याज कस्टमर दे रहा है, पॉकेट से दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है। उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना बेटा। इंटरेस्ट तो वो पूरे 50 प्लस 15 पूरे 65,000 रुपए पे इंटरेस्ट ले रहा है ना। 65 पे 10,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है ना उसे। यस सर। ठीक है, ऑलमोस्ट जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 11% के करीब का इंटरेस्ट हो जाता है ये 65,000 रुपए में, जो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट। ये अब जब थोड़ा बहुत फाइनेंस पढ़ोगे ना, तो कैसे क्विक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होती है वो सब पढ़ाएंगे आपको। चले आगे। ओके सर। यस सर। सर सर हाँ जो जी इसने बोलो। 10,000 लिए हैं, मतलब वो तो 50,000 बाइक की वो थी कि वो मतलब बाइक के सारे थे, और 15,000 जीएसटी था, और ये जो 10,000 दिया है वो अपने पास रखेगा सर, कि वो भी मतलब भी देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी वालों, मतलब एसजीएसटी वालों और सीजीएसटी वालों को? उसे बेटा 15,000 रुपए सीजीएसटी जीएसटी वालों को देना पड़ेगा। जो 15,000 रुपए है जो जो बाकी सीजीएसटी, 10,000 बचेंगे? वो जो 10,000 है वो तो उसका ब्याज है ना, उसने फाइनेंस करी है ना गाड़ी। हाँ तुम जी गए सर, तो बाजार वो अपने बाजार, पास ही रखेगा वो? वो उसकी कमाई है। ओके सर। मतलब वो रादर वो, मतलब वो खुद ये काम कर ही नहीं रहा बच्चे। ये काम करने के लिए उसको और एक बिजनेस पार्टनर मिला हुआ है, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। जैसे आप मान के चलो, आप गए मार्केट में और हीरो होंडा खरीद के ले आए, हीरो की स्प्लेंडर खरीद के ले आए। अब हीरो होंडा, पहले हीरो होंडा होती थी, अब तो हीरो स्प्लेंडर ही है। हीरो स्प्लेंडर खरीद के ले आए। अब स्प्लेंडर जो है वो, मैं क्योंकि थोड़ा पुराना हूं, तो हमारे टाइम पे 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल मिल जाती थी, तो मेरे दिमाग में भी 50,000 बसा हुआ है। बट जस्ट एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम। तो ये 50,000 और 15,000, मतलब 65,000 रुपए की बाइक आनी थी। उसने 65 की जगह मेरे से जब 75 लिए हैं, तो मेरे को 2 साल दिए हैं ना पेमेंट करने के लिए।
तो वो 2 साल का जो ब्याज है वो मतलब एक तरह से ऐसे हो गया ना कि आप किसी से 65,000 रुपए उधार ले लो और उसकी जगह उसको 75,000 रुपए किश्तों में लौटाओ। आपको अगर मान लो बाइक खरीदनी है तो एक तो बाइक खरीदने का क्या तरीका है कि गए 65,000 रुपए दिए मोटरसाइकिल खरीदने के लिए और बाइक लेकर आ गए। दूसरी तरफ आपके पास क्या तरीका है, आपके पास जेब में खाली 3,000 रुपए हैं और साथ में आपकी नौकरी लग गई है। तो अब आपको बाइक क्या नौकरी मतलब 1 साल करो उसके बाद लोगे, या आप तुरंत जो है बाइक ले सकते हो तो तुरंत भी ले सकते हो क्योंकि आपकी जॉब लग गई है। आप मेरे पास आ जाओ, मैं बैंक हूं तो मैं आपको कहूंगा कि ये ले 65,000 रुपए उधार चाहिए पकड़, और जैसे ही तनख्वाह आ जाया करे उसमें से हर महीने तनख्वाह के जो 3,500 रुपए चुपचाप मेरे अकाउंट में जमा करा दिया कर। आप मान जाओगे कि ठीक है इसके बदले में मोटरसाइकिल भी तो मिलेगी। आप यू एग्री टू इट, आप 65 की जगह 75,000 रुपए दे दो, क्योंकि 2 साल बाइक भी तो चलाओगे, बाइक चलाओगे, ऑफिस जाओगे, ऑफिस कम थक के जाओगे, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करोगे। 2 साल है तो 2 साल में 2 प्रमोशंस नहीं तो 1 प्रमोशन लोगे, तनख्वाह और ज्यादा बढ़ेगी। इट्स अ फार बेटर थिंग ना बस पे लटकते हुए जाने से। आप बाइक ले लोगे, उसके बदले में ब्याज देना है दोगे। दुनिया ब्याज पे चल रही है, बहुत सारे बिजनेस ब्याज पे ही होते हैं। ठीक है। यस सर। ओके सर। मजेदार बात यह है कि ब्याज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। Okay. Now the next thing is any treatment or process applied to another person's goods is job work. That is supply of services. अब आपने एक बिजनेस खोला हुआ है, you are basically putting up embroidery. आपका जो है एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, मीन्स योर बिजनेस ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी लड़कियां तो सब समझती हैं, लड़के समझते हैं ना। तो एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है आपका, जो है वर्कशॉप सर जो बता है दो क्या होता है। एम्ब्रॉयडरी। यस सर बता दो। मेरे को तो लगा था तुम बताओगी मेरे को क्या होता है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी भी लड़कियों को मैं सर करना मुझे भी नहीं पता क्या होता। सर नहीं पता। नहीं पता। आ, शादी में लहंगा पहनते हो ना, लड़कियां ही पहनती हैं, उन्हीं को पता होगा। उस पे यस जो सर। उस पे जो गोटा किनारी लगता सर है, फैब्रिक की जो होती है कढ़ाई उस वगैरह पे की जाती है। जो लहंगा पहना है उस पे जो गोटा किनारी लगाया हमने वो है। ठीक है ना, गोटा किनारी ओके लगता है सर। ना, फैब्रिक और थ्रेड से जो कढ़ाई थ्रेड की से, जाती है फैब्रिक उसे से, सर बोलते हैं। सिप्पियों एम्ब्रॉयडरी से, वाली जो मोतियों से, सब लहंगे में सारे डिजाइन के काम। लिए मशीन लगती है वो हाँ 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 हाँ, मशीन वो ओके। मशीन से कर लो, हाथ से कर लो, किसी भी तरह से कर लो, दोनों में से कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो आपका एक नॉर्मल कपड़ा है और कपड़े से आपने बनाना है लहंगा। एक बिजनेस है किसी का कि लहंगा बनाता है वो, मीन बड़ा सा नाम है कोई चांदनी चौक में कि हाँ जी दिस इज अ बिग नेम जो लहंगा बनाता है। अब वो लहंगा जो है वो पता चला कि वो जो है 1 लाख रुपए का लहंगा बना के बेच रहा है किसी को। लेता कौन है, जिन्होंने शादी करनी है, जिनके पास पैसे हैं आग लगाने के लिए, वो लेती है कि एक रात 3 घंटे के लिए लहंगा पहनना है तो 1 लाख रुपए का लो, 10 लाख का लो, 50 लाख का लो, 1 करोड़ का लो, वो जितने मर्जी, कोई कीमत की अंत ही नहीं है। तो वो लहंगा खरीदने के लिए गए, लहंगा खरीदने गए तो 1 लाख रुपए का लहंगे का ऑर्डर दिया। अब ये बंदा जो है ये 1 लाख रुपए का जो लहंगा बना रहा है, इसमें इसने इस लहंगे को 100% खुद नहीं बनाना। जिस शॉप से आपने लहंगा बनाना खरीदा है ना,
ये खुद नहीं बनाता है, ये लहंगे के कुछ पार्ट्स जैसे ये वाले जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है ये मार्केट से करवा के देता है। एक और चांदनी चौक में ही एक एरिया है दिल्ली में, चांदनी चौक में एक और एरिया है, उसको कहते हैं किनारी बाजार। ठीक है, वहां पर ये जो किनारी विनारी है, किनारी ही जो है यही एम्ब्रॉयडरी होती है। वो अपने किसी एक मिस्त्री को भेजता है कि जा इस लहंगे के ऊपर इतने हिस्से में, मींस इतने हिस्से में मींस ये पूरा लहंगा जो है ये 360 डिग्री का होगा। ये वाला जो है 360 डिग्री पे नहीं, इसमें खाली इस 180 डिग्री वाले इस पोर्शन पे जाके ऐसी ऐसी जो है वो एम्ब्रॉयडरी करवा ला। वो एम्ब्रॉयडरी करवाने चला जाता है इस बंदे के पास। ये इस एम्ब्रॉयडरी का जो है इससे कहता है कि मैं तेरे से 6,000 रुपए चार्ज करूंगा, इतनी एम्ब्रॉयडरी कर दूंगा। वो कह रहा है अगर पूरी 360 डिग्री करनी है तो कह रहा है मैं 11,000 रुपए में कर दूंगा। तब मैं 6 इंटू 2 12 नहीं चार्ज करूंगा, 11 में कर दूंगा। तो कह रहा है कि चल 360 डिग्री की एम्ब्रॉयडरी जो है इसके ऊपर कर दे, मीन्स चारों तरफ से ये वाली एम्ब्रॉयडरी कर दे, 11,000 रुपए ले ले। एक फिर उसके बाद 11,000 रुपए के बाद दूसरे किसी बंदे के पास भेजता है कि इसके ऊपर जो है यू पुट ऑन सर्टेन पर्ल्स, मोती लगा दे इस लहंगे के ऊपर। वो मोती लगाने के जो है वो उससे फिर 5,000 रुपए चार्ज कर लेता है। 11,000 और 5,000 16,000 रुपए इसने जो है किसी तरह के जॉब वर्क के दिए हैं। ये जो है दिस इज नथिंग बट जॉब वर्क। मींस ये लहंगा बेच रहा है कस्टमर को, कस्टमर जो है वो इसको 1,00,000 रुपए देगा, मगर ये इस 1,00,000 रुपए का जो काम है हो जाए उसके लिए जो है ये इस लहंगे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवा रहा है, मोती लगवा रहा है, नए नए तरह के बटन या हुक्स लगवा रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से करवा रहा है। तो इसने ये जो 11,000 और 5,000 16,000 रुपए खर्चे हैं, तो ये 16,000 रुपए की इसने सर्विसेज ली हैं। इसने 16,000 रुपए के गुड्स नहीं लिए हैं, इसने 16,000 रुपए की सर्विसेज ली हैं। और जिन्होंने ये सर्विसेज सप्लाई करी हैं इसे, ये इस बंदे ने 11,000 की सर्विसेज सप्लाई करी, इसने 5,000 रुपए की सर्विसेज सप्लाई करी, तो ये इसके ऊपर जीएसटी देंगे, बट इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। अदर पर्सन्स के गुड्स क्या थे? ये किसी और बंदे का लहंगा था जो ये बना रहा था, कोई और कंपनी थी जो ये लहंगा बना रही थी। से दिस वाज मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा के लहंगे बड़े हिंदुस्तान में फेमस हुए हैं कि जी मनीष मल्होत्रा का लहंगा नहीं पहना तो शादी का कोई फायदा नहीं है। मींस अजीब अजीब सी स्टूपिड चीजें हैं दुनिया में। तो मनीष मल्होत्रा के लहंगे के लिए ये आगे काम क्या कर रहा है, ये 6,000 की मतलब 11,000 और 5,000 रुपए की एम्ब्रॉयडरी और मोती किसी और से लगवा रहा है। तो 11,000 और 5,000 16,000 रुपए के ऊपर ये साथ में जीएसटी भी पे करेगा, एंड इट विल बी एट द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी उसके बाद ये 1,00,000 रुपए का लहंगा बेच देगा। दिस लहंगा सेल, दिस विल अमाउंट टू सेल ऑफ गुड्स। यहां पर जो है ये सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी। इसने सप्लाई ऑफ सर्विसेज ली है पार्टली, और फाइनली इसने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है। अगर आप किसी और के गुड्स के अंदर कुछ अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। एनी काइंड ऑफ जॉब वर्क इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई? एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स और जॉब वर्क इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये पॉइंट क्लियर? एम्ब्रॉयडरी जो है दैट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये एम्ब्रॉयडरी थी। सो फिर उसके बाद आ जाता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब आपने कोई अपनी बिल्डिंग, कोई सर अपनी जमीन किराए पे दे दी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। हाँ जी बोलो बेटा। सर आपने पिछला जो बताया कि भी मतलब ऐसे इस पर मतलब जैसे इस पर जीएसटी कैसे चार्ज होगा? सप्लाई ऑफ जो पिछला सर्विसेज पे, जो सर्विसेज पे सप्लाई जीएसटी लगता है वही होगा। वैसे ही लगेगा? हाँ हाँ, वो सर्विसेज मानी जाएंगी ना आपकी। आपने ओके बंदे ने सर। एम्ब्रॉयडरी जिसने करी, उसने धागा यूज करा, धागा यूज करके धागे से ही उसने कुछ इतने बढ़िया से मोर कबूतर तोते या कोई बहुत ही सुंदर से डिजाइन बना के दे दिए, तो दिस इज मोर ऑफ सर्विसेज ना। उस सर्विसेज के उसने पैसे ले लिए, उसमें साथ में उसने ओके सर। कांच लगा दिए, मोती लगा दिए। तो मोती कांच की तो कीमत बहुत कम है, मेन तो वो है ना कि लगाए कहां पर।
इतने सुंदर जगह से लगाए कि वो उस दिन दुल्हन ही दुल्हन नजर आ रही है, तो वो सर्विसेज होगी ना। ओके सर। वहीं अगर सोने चांदी अगर लग गया तो फिर सोने चांदी के ऊपर तो जो है वो गुड्स माना ही जाए। अगर एम्ब्रॉयडरी ही सोने और चांदी की हो गई तो फिर वो उतना हिस्सा जो जितनी कीमत के सोने चांदी है वो सोने चांदी की हो गई, मतलब वो गुड्स की कीमत आ गई। अदरवाइज अगर गुड्स की वैल्यू नेग्लिजेंट है तो देन इट इज प्योरली सर्विसेज। सर मतलब ओके सर। मतलब यार आप एम्ब्रॉयडरी अगर सोने की तार से करवाओगे तो पता चलेगा कि यस 2 सर। लाख 3 लाख रुपए का तो सोना लग गया, और एम्ब्रॉयडरी के फिर यस उसने सर। जो है वो कहा कि अब 3 लाख रुपए का सोना लगा है, 1 लाख रुपए मेरी मेहनत, तो 4 लाख रुपए की एम्ब्रॉयडरी हो गई। तो अब इसमें 3 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी है वो तो एज गुड्स लगेगा, और लाख रुपए के ऊपर एज सर्विसेज लगेगा। उस कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, आगे चल के फाइनल्स में भी पढ़ना। ओके सर। अभी उसने तुमको जॉब वर्क क्या सीधा सीधा जॉब वर्क कर देना है, उसने सोना चांदी नहीं डालना है एग्जामिनर ने तुम्हारे दिमाग। ये मैं तुम्हें आगे का बता रहा हूँ कि आगे भी पढ़ना है ना, ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ पे बस जीएसटी आ गया आप चैंपियन हो गए, क्योंकि ये जीएसटी का सिर्फ अभी टेस्ट करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, चलें आगे। यस सर। यस सर। सो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दी है तो उस दिस इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन क्या है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है दैट इज नथिंग बट योर residential dwelling unit. It is a residential dwelling unit. जो immovable property है that is a residential dwelling unit, और आपने जो है ये रेंट आउट करी है for residential purposes only, for residential purpose only, तब जो है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानी जाए। मीन्स अगर आप वैसे जो है वो क्या है, एनी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आप किराए पे दे रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो जीएसटी लग जाएगा इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 18%, सीधा सीधा। सर्विसेज का रेट जो है वो स्टैंडर्ड 18% है हमारा, तो 18% जीएसटी लग जाना चाहिए। मगर आपकी जो रेजिडेंशियल जो जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट का मतलब कि वो घर है किसी भी शेप एंड फॉर्म में, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो गांव में घर हो, चाहे वो शहर में घर हो, चाहे वो 2 कमरे का हो, चाहे वो 5 कमरे का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है और आपने उसको किराए पे दिया है घर रहने के लिए ही। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि आपका घर था मेन रोड के ऊपर था, आपने दुकान बनाने के लिए किराए पे दे दिया, वो नहीं। अगर आपका घर था और आपने किसी को रहने के लिए ही घर दे दिया किराए पे, तो उसके ऊपर जो है मींस वो जो है इट विल नॉट बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं होगी। यानी कि सर्विसेज जो है होने के लिए उसका किराए पे एज ए कमर्शियल यूनिट होना बड़ा जरूरी है। अगर वो किराए मींस अगर वो जो है वो ऑफिस के लिए है, वो दुकान के लिए किराए पे जा रहा है, तभी जो है इट विल बी ट्रीटेड एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अदरवाइज वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। अगर वो रहने के लिए बड़े से बड़ा बंगला भी आप किराए पे दे दोगे तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेगा, और अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है तो जीएसटीएन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। हेलो, सर सप्लाई ऑफ गुड्स पर जीएसटी नहीं लगता?
सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स पे भी जीएसटी लगना है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे भी लगना है। हमने तो रेट क्या लगना है इसलिए ढूंढ रहे हैं इसको, क्योंकि दोनों के रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। पहले हम सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ये डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो HSN देखते हैं या SAC देखते हैं, वहां से ढूंढते हैं कि किस रेट के ऊपर जीएसटी लगाना है। तो जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि देखना कहाँ है, तब तक हम जीएसटी का रेट कहाँ से निकालेंगे। वो जीएसटी का रेट निकालने के लिए हम पहले डेफिनेशन ढूंढते हैं कि यार ये गुड्स है या सर्विसेज है। अब यहाँ जब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब वो कुछ भी नहीं है, वो जीएसटी में नहीं आएगा। मींस अगर आप रेजिडेंशियल यूनिट जो है वो किसी को किराए पे रहने के लिए दे देते हो तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसका इसका मतलब ये है, गुड्स तो ये है ही नहीं, मैं अपनी चीज कोई किराए पे दे रहा हूं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स तो हुआ ही नहीं ना बेटे। यस सर। तो ये जो है इस केस में, इस एक्सेप्शन के केस में, नीदर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये लिखा ही हुआ है हमने, नॉर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, Supply दोनों of में से goods. कुछ भी नहीं है। अब जब दोनों में से कुछ भी नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। जीएसटी यहां पर जीएसटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन से वीड आउट कर दिया, निकाल दिया बाहर कि ना भाई तू नहीं है, तेरे ऊपर टैक्स नहीं लगाना। एक बंदे को बेचारे को घर चाहिए रहने के लिए तो उन पे भी जीएसटी लगा लो, ठीक है सर हाँ जी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे मतलब अगर 18% लग रहा है जीएसटी तो सप्लाई ऑफ गुड्स पे भी उतना ही लगेगा? नहीं, उसका रेट डिफाइंड होगा ना बेटा, उसका रेट HSN देख के पता चलेगा कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या कह रहा है। उस पे 28% हो Okay, जाएगा, अगर वो स्टील है तो सरिया है तो, उसके ऊपर सीमेंट है तो 18% ही रह जाएगा। अलग अलग चीजों पे Okay, sir. अलग अलग रेट होता है। कार आपने खरीदी तो 28 के साथ जो है उस पे जीएसटी सेस भी लगेगा, 28 तो है ही है, साथ में जीएसटी सेस और आ जाएगा 12%, 40% बन जाएगा। पान मसाला खरीदा, सिगरेट खरीदी, गुटखा खरीदा, उसके ऊपर और साथ में एडुकेशन मतलब जो है आपका सेस लगेगा जीएसटी का। सप्लाई ऑफ गुड्स तो वो है ही है, साथ में और चीज भी आ जाएगी। सर एक बार आप दोबारा समझा दीजिए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपकी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हुई, सर्विस हुई या और कुछ हुआ, मींस गुड्स हुआ? सर्विसेज सर। सर्विसेज हुई। आपने अगर जो है एक घर जो है आपके पास रहने वाला घर जो है, मींस आपका घर है, वो आपने आगे किसी को रहने के लिए किराए पे दे दिया तो वो क्या हुआ, उसको सर्विसेज नहीं मानेंगे, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। यानी कि किसको सर्विसेज मान रहे हैं आप, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट किस किस की काम के लिए कर सकते हो। आप किसी को फैक्ट्री बनाने के लिए दे सकते हो, आप किसी को जो कमर्शियल है पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए दे सकते हो, दुकान खोल ले अपनी, स्विमिंग पूल बना ले, होटल बना ले, जो मर्जी कर ले, मीन्स वो सब कमर्शियल पर्पस हो गए ना। तो आपने अगर कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर आपने किसी को कहा कि ये ले मेरे घर है ये और इस घर में तू रह ले किराए पे, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं। अगर अदर देन रेजिडेंशियल पर्पस दिया है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उस पे किराए पे साथ में जीएसटी भी लेना है, और अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है तो खाली किराया लेना है, वो किराया आपका है, जीएसटी का पिक्चर में नहीं आया। चलें आगे, क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बाद मींस ये रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, अगेन इट इज वेरी, ये एक एक पॉइंट जो है वो रटना है, याद करना है, समझना है, सब कुछ करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी पॉइंट सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें, क्रिस्टल क्लैरिटी। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अब आ जाता है नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इंक्लूडिंग अ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल आर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है जी।
अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करी है तो वो जो कंस्ट्रक्शन आपने करी है, बिल्डिंग जो है आप बेसिकली बना के सेल करना चाहते हो। अब यहां पर वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इंक्लूडिंग अ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल आर अ सप्लाई ऑफ सर्विस unless the entire consideration is received after the completion certificate is issued. So यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ जाता है ये, कि अभी तक हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मूवेबल जो है वो गुड्स है, इमूवेबल गुड्स नहीं है। अगर मतलब इसका ये मतलब हो गया था ना कि एनीथिंग मूवेबल आर गुड्स। अब यस सर। यहाँ बिल्डिंग को भी जो है ये कह रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, ठीक है ना। यही कह रहा है ना कि ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इंक्लूडिंग अ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल आर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज तो बड़ी सिंपल सी होगी। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज क्या हुई, आपने जो है अपना मकान बनवाना था, यू आर हैविंग ए प्लॉट, आपके पास प्लॉट था, मान लो जो है आपके पास प्लॉट है, वहां मरले चलते हैं ना, 30 मरले का प्लॉट है मान लो आपके पास। तो 30 मरले का प्लॉट था, आपने एक ठेकेदार देखा, ठेकेदार को कहा कि बता भाई ये मेरा जो घर है ये बनवाना है तूने, तो तू कितने में बनाएगा। तो वो बता रहा है कि मैं जी आपका घर जो है वो 30 लाख रुपए में बना दूंगा। तो उसको आपने कहा कि नहीं 30 लाख रुपए में तो मैंने तेरे से सीमेंट रेत ईंटें बदरपुर तेरे से नहीं लेनी, वो मैं तेरे को ला के दूंगी या ला के दूंगा। तू मेरे को बता कि खाली लेबर कितनी लेगा, लेबर कितनी लेगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बता कितने ते लेगा तू। तू अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता, तेरे मिस्त्री तेरे होंगे, मजदूर तेरे होंगे, जो स्कैफोल्डिंग होती है, स्कैफोल्डिंग एक होती है, ये सारी चीजें सिखा रहा हूं बेटा, ये याद रखनी है, ये टर्म्स जो है ना धीरे धीरे करके याद होंगी। आज पहली बार सुन रहे हो, एक्सपेक्ट नहीं करता पेपर में भी आपको आता होगा, बट ये कभी जीवन में 10 साल बाद हम मिलेंगे तो स्कैफोल्डिंग का मतलब आप मेरे को बताओगे, हो सकता है मैं भूल जाऊं तब तक। तो ये स्कैफोल्डिंग भी तेरी होगी, उसके बाद जो बल्लियां रस्से वो सब भी तेरे होंगे। ये जो स्कैफोल्डिंग है ये बल्लियां रस्से होते हैं, जब मकान बनता है तो बल्लियां वल्लियां लगती है ना, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें तेरी होंगी। तू बता अब तूने पैसे कितने लेने हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन कराने के कितने पैसे लगने हैं। तो उसने बताया कि मैं 10 लाख रुपए लूंगा जी आपसे, ये मकान मैं 6 महीने में बना दूंगा और 10 लाख रुपए मैं आपसे चार्ज करूंगा अपने ये सारे काम करने के। तो आपने 10 लाख रुपए का जब वो बताएगा तो साथ में वो 10 लाख रुपए के ऊपर 18% जीएसटी भी आपसे ले, मीन्स आपसे वो जो टोटल चार्ज करेगा वो 11,80,000 रुपए चार्ज करेगा। उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर 1,80,000 रुपए का जीएसटी का बिल भी बना दे। तो मीन्स दिस इज दी क्रक्स, मीन्स कहानी ये है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की। बट अब क्योंकि हम जो है वो छोटे शहर में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, ये पेमेंट भी हम इसे कैश कर देते हैं। और हमारा एक कंसेप्ट हमें याद है दूसरा, कि 40 लाख रुपए से कम की अगर सेल कोई कर रहा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से साल में 2 ठेके लेने हैं, 10-10 लाख 20 लाख रुपए के, 40 लाख से कम रह गया तो इसलिए जीएसटी पिक्चर में ही नहीं आएगा, हम 10 लाख में ही छूट जाएंगे। बट अगर हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और किसी बड़े बंदे से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो साथ में जो 10 लाख रुपए के साथ हमको जीएसटी भी देना पड़ेगा। दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है आपकी टैक्सेबल है, जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज करा रहे हैं वो टैक्सेबल है। तो ये मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में, सर्विसेज की डेफिनेशन में आ गई। अब यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट और है जो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मींस ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वाला पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर, सो वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, हमने फ्लैट बनते हुए देखे हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी खड़ी हुई देखी हैं और फ्लैट उसमें बिक रहे होते हैं। ये पॉइंट भी मालूम है हमको, मतलब हमारे उधर भी बन रहे होंगे, हो सकता है आस पड़ोस में कहीं ना कहीं, परवाणु में देखा होगा आपने, या कहीं इधर उधर घूमने जाते हो नंगल में भी हो सकता है बन ही रहे हो, हिमाचल में भी बन रहे होते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ्लैट बन रहे हैं और लोग फ्लैट खरीद लेते हैं। अब फ्लैट जो है ना वो दो तरह से बिकता है। दो तरह से कैसे बिकता है, मैं यहां से बोर्ड पे शिफ्ट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। फ्लैट जो है वो कैसे बिकते हैं आपके, फ्लैट की जो सेल होती है दैट हैपेंस जनरली इन 2 वेज।
एक तो होता है कि जब पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, व्हेन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? इस केस में हम जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के लिए इधर जो है वो एक टर्म यूज हुई थी, अच्छा यहाँ नहीं ली हुई, ओसी कहते हैं इसको। तो ओसी में हम नहीं घुसते, हम सीधा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की बात करते हैं। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लिया जाता है जो अथॉरिटीज मींस गवर्नमेंट से मिलता है, ये जनरली सर्टिफिकेट कि हाँ जी आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। व्हेन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज टेकन। जो बिल्डर होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ले लेता है, और पता चला कि इसने जो है उस बिल्डिंग के अंदर जो है वो इसने 16 फ्लैट बनाए हैं, 16 फ्लैट्स वर कंस्ट्रक्टेड, और ये 16 के 16 जो हैं इसने पोस्ट सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट सेल किए, उससे पहले बेचे ही नहीं। कि बिल्डिंग बन गई, मैंने बनवाई है बिल्डिंग, पूरे फ्लैट रेडी कर लिए, उसके बाद 16 की 16 जो है वो एक साथ बेच दिए आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद 16 के 16 फ्लैट बेच दिए। तो ये जो फ्लैट बिकेंगे इसके ऊपर जो है दिस विल नॉट बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ना तो ये गुड्स बिक रहे हैं, ना ये सर्विसेज बिक रही हैं, ये जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बिक रही है। हाँ जी, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो सर। आपको नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही है सर, हो रही बेटा है फिर सर। अपना कनेक्शन जरा चेक कर लो रही है अपना, सर। जिसको नहीं हो रही उसको वो कनेक्शन चेक कर ले, दोबारा से रीबूट रीजॉइन कर ले बच्चे, डिस्कनेक्ट करके। So it will be considered neither to be supply of goods nor it will be considered supply of services। दोनों में से कुछ भी नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद सेल की जा रही है सो नो जीएसटी। फिर जो है हमारी जो कॉमन सेंस वाली ट्रीटमेंट थी वो बिल्कुल काम आएगी, कि क्योंकि जो इस केस में गुड्स हैं वो मूवेबल है ही नहीं। गुड्स की पहली कंडीशन क्या थी, डेफिनेशन क्या थी, इट शुड बी मूवेबल, और यहाँ बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग जो है वो आपने बेच दी तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मगर यहाँ जो है एक्सेप्शन है, मींस ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया कि अगर सीसी के बाद बेची है तो कोई बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब स्टोरी आ जाती है दूसरी, जब आप जो है वो स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं नॉर्मली, जब तक बिल्डिंग ये 16 फ्लैट 20 फ्लैट 10 फ्लैट वाली होती है ना तब तक ये आराम से हो जाता है। बट जब आप स्काई स्क्रैपर्स बना रहे होते हैं, स्काई स्क्रैपर्स का मतलब 15-15 20-20 मंजिलों वाली इमारतें बना रहे होते हैं, 500 फ्लैट जो है वो इकट्ठे बनाने होते हैं आपने, तो आपके पास 500 फ्लैट्स बनाने के फंड्स नहीं होते हैं। तब जो है आप जब मकान अभी मतलब आप लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो आप 500 फ्लैट आपने बेचे हैं, आप जो है वो अलग अलग कस्टमर्स को फ्लैट्स बेच रहे होते हैं, अभी प्लॉट ही होता है, आप फिर भी 500 फ्लैट्स बेच देते हो कि यार ये तेरा फर्स्ट फ्लोर हो गया, तेरा सेकंड फ्लोर हो गया, तेरा फिफ्थ फ्लोर हो गया, तेरा 15th फ्लोर हो गया, तेरा 21st फ्लोर हो गया। हर एक का फ्लैट का नंबर भी बता देते हो और उसको जो है बेच देते हो। बेचने के बाद पैसे क्या लेते हो, आप बताते हो कि ये जो फ्लैट बनकर आएगा ना ये 50 लाख रुपए का होगा एक फ्लैट जो है। अलग अलग रेट्स बना देते हो कि इसका भी 50 होगा, इसका 55 होगा, इसका 60 होगा। बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि 50 55 60, ईज के लिए हम मान लेते हैं हर एक फ्लैट 50 लाख रुपए का होगा। अब 50 लाख रुपए का होगा तो क्या कहते हैं कि तू बुकिंग करा ले, बुकिंग कराने के जिसने भी बुकिंग करानी है 5 लाख रुपए देने हैं। फिर जब बुकिंग कराने के बाद जब 5 मंजिलें बन चुकी होंगी, 5 स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो
तो 5 लाख रुपए और लगेंगे। फिर जब 10 मंजिलें बन चुकी होंगी, 10 स्टोरीज का हो जाएगा, तो 5 लाख रुपए और देने होंगे। हर बार जो है वो कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक कर देते हैं कि इतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, तुमने 10 लाख रुपए दे देने हैं, इतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, तुमने 5 लाख रुपए दे देने हैं। तो ये जितने पेमेंट आपके पास आ रही है, इस पेमेंट के साथ प्लस जीएसटी भी लगे, इट विल कम अलोंग विद जीएसटी। ठीक है जी। हेलो, यस सर। यस सर। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है तब तो जीएसटी नहीं है, और अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पहले जो है आप मकान बेच रहे हो, मींस आपने मकान जो है वो बुक कर दिया किसी का और उससे किस्तों में पैसे ले रहे हो, तो उस केस में जो आपका जीएसटी है वो चार्ज होगा। ओके सर। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यस सर। इसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होता है उसका रेट मेरे ख्याल में 5% होता है, जीएसटी ऑन बिल्डिंग अंडर 5% जीएसटी जो है, दे चार्ज 5% जीएसटी। अब जैसे 5 लाख रुपए का आपने अगर जो है वो बिल्डिंग 5 लाख रुपए की किस्त आई, मकान 50 लाख का बेचा हुआ है, किस्त 5 लाख की आई, तो 5 लाख के ऊपर 5% यानी कि 25,000 रुपए इस बंदे से लेंगे आप। 5 लाख और 5 लाख के ऊपर 25,000, तो 5,25,000 रुपए की किस्त आपको मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। 25,000 रुपए जो बिल्डर है वो लेके फिर गवर्नमेंट को जमा करा देगा, जीएसटी कलेक्ट कर लिया उसने। और इसी केस में मान लो कि 500 फ्लैट थे, 500 में से 400 फ्लैट जो हैं वो तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बेच दिए थे उसने, जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहा था। 100 फ्लैट उसने जो है वो सीसी लेने के बाद बेचे, आफ्टर चार्ज टेकिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद बेचे। तो जब ये जो ये 100 फ्लैट आखिर में बेचेगा उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, नो जीएसटी आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मगर ये जितने भी फ्लैट बिफोर सीसी बेचे होंगे उन सब के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। इसका जेनेसिस क्या है, क्या अकल है, क्या समझदारी है, ये आप फाइनल में समझोगे, अभी इस पे हम दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, ओके सर। बहुत कुछ कवर करना है, अभी इसका रट्टा मार लेंगे हम कि 5% जीएसटी इफ द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और अगर जो है बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं। जीएसटी सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हुए? पेटेंट्स तरह समझ लो, एक तरह के पेटेंट्स तो मालूम है ना बच्चे आपको, या नहीं पता? पेटेंट्स भी नहीं पता तो खुल के बताना नहीं पता। अभी आपके पास एडवांटेज है, अपने ऊपर जो है झूठा मास्क नहीं लगाना कोई भी। पता है पेटेंट्स? सर नहीं पता, बता। किसको पता है? एक आधा ना कह रहा था ना पता है। पेटेंट्स बेटा समझ लो लाइसेंस है आपके पास एक काम को करने का। आपको आपने जो है मींस आपने जो है वो एक राइट्स लिए हुए हैं कि हाँ जी ये मैं काम कर सकता हूँ। आपने नॉलेज कहीं से खरीदी है, नॉलेज का सर्टिफिकेट कहीं से खरीदा है। अगर अब आपने नॉलेज का सर्टिफिकेट खरीद लिया कि यस आई कैन राइटफुली डू दिस, जैसे आप जो है अगर हम बात करते हैं इफ वी टॉक ऑफ पेटेंट्स लाइक सर कोई मेडिसिन के पेटेंट्स हो गए। वेरी गुड, मेडिसिन के पेटेंट्स हो गए। मींस मेडिसिन जो है वो आपने अगर पैरासीटामोल बनानी है तो आपके पास पैरासीटामोल बनाने के राइट्स होने चाहिए। मींस अगर आपको कोई ड्रग बनानी है लाइक पेंसिलिन बनानी है तो पेंसिलिन बनाने के राइट्स होने चाहिए आपके पास। आप वो राइट्स खरीदोगे, जिस कंपनी ने वो राइट्स की जिस कंपनी ने वो पहली बार बनाए थे उसने उसकी पेटेंट कराई हुई है कि मैं ही पेंसिलिन बना सकता हूँ, या खाली मैं ही
बुखार की दवाई पैरासीटामोल बना सकता हूँ और कोई नहीं। अगर आप भी बुखार की दवाई बनाना चाहते हो तो आपको वो जो पैरासीटामोल बनाने के राइट्स हैं वो उनसे लेने पड़ेंगे। जब वो पैरासीटामोल बनाने के राइट्स आपको दे देगा, सो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। आपको वो राइट्स दे रहा है कि 5 साल तक आप बना सकते हो, तो पैरासीटामोल बनाने के राइट्स आपके पास 5 साल के लिए आ गए, वो सर्विसेज हो जाएगी। अगर वो कहता है कि जिंदगी भर के लिए राइट्स तेरे पास, तू ही बना यार पैरासीटामोल, मुझे बनानी नहीं, तू तू बना ले और तू ही कमा ले, तो उस केस में इफ इट इज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर देन इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर परमानेंटली उसने राइट्स आपको ट्रांसफर कर दिए तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, और अगर टेम्पोरेरीली मींस फॉर द टाइम बीइंग उसने आपको जो है टेम्पोरेरी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किए हैं, तो वो जो है इट इज केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। वो जो राइट्स हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे दवाई बनाने के हो गए, वो कम्युनिकेशन के राइट्स भी हो सकते हैं, मींस जैसे टेलीकॉम के राइट्स जो, टेलीकॉम के राइट्स क्या होते हैं, जैसे आपने टेक्नोलॉजी सुनी हुई थी, 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती थी टेलीफोन्स में। पहले जो है एक जीएसएम टेक्नोलॉजी कहते होते थे, और दूसरी टेक्नोलॉजी जो है इसको हम सीडीएमए टेक्नोलॉजी कहते होते थे, सीडीएमए। तो जो ये सीडीएमए टेक्नोलॉजी होती थी, सीडीएमए टेक्नोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी वर्ल्ड में है जिसके पास ये पेटेंटेड है, उसके पास इसके आईपीआर है। सीडीएमए टेक्नोलॉजी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इस कंपनी के पास है। इस कंपनी का नाम है क्वालकॉम। क्वालकॉम नाम से एक कंपनी है वर्ल्ड में, इसके पास इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। अब सीडीएमए के ऊपर अगर कोई फोन चलाता है, आज की डेट में भी अगर टेक्नोलॉजी सीडीएमए के ऊपर कोई फोन चलाने वाला आ जाए कि मैं सीडीएमए की टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों की आपस में बात कराऊंगा, तो ये सीडीएमए के जो राइट्स हैं यूज करने के पैसे इस क्वालकॉम कंपनी को देने पड़ते थे। तो ये सीडीएमए टेक्नोलॉजी वाज अंडर आईपीआर। जो जीएसएम टेक्नोलॉजी है ये फ्री टू एवरीवन है, आप भी अपना फोन बनाना चाहो बना लो। जीएसएम टेक्नोलॉजी जो है ये ओपन है, कोई भी यूज कर ले। जैसे आज की डेट में आप अगर कंप्यूटर यूज करते हो तो विंडोज को जो है आप कंप्यूटर यूज करोगे तो विंडोज रखोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज जो है दैट इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। तो जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो साथ में विंडोज का लाइसेंस खरीदना पड़ता है आपको। विंडोज का लाइसेंस जो है वो 10,000 रुपए का आता है या 15,000 रुपए का आता है, तो वो 10,000 रुपए 15,000 रुपए माइक्रोसॉफ्ट को चले जाते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी जो आपने वो लाइसेंस खरीदा है, अगर वो टेम्परेरी हो कि आपके पास जो विंडोज का लाइसेंस है वो खाली 3 साल के लिए है, तो वो विंडोज का जो लाइसेंस है वो सर्विस माना जाएगा। बट आप कंप्यूटर खरीद रहे हो तो विंडोज भी आप परमानेंटली खरीद लेते हो, तो वो गुड्स माना चला जाता है। Means if it is like a temporary buying of a services, then it is supply of services. If it is permanent buying of that IPR, then it is supply of goods. तो विंडोज जब आपने खरीदी तो वो आपने परमानेंटली खरीद ली, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आईपीआर वाला पॉइंट। सर हाँ जी, सर जो 10,000 वो थे मतलब विंडो के खरीदे, वो उसमें इंक्लूड ही होते हैं जब हम लैपटॉप खरीदते हैं तो, हाँ या जी, फिर हाँ जी, कुछ? जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो नॉर्मली उसमें इंक्लूड ही होता है, ओके सर। उसके साथ ही इंक्लूडेड होता है। क्योंकि अब अलग, क्योंकि वो अगर सर्विसेज होती कि खाली 1 साल के लिए खरीद रहे हो तब 2 इनवॉइस बनाता वो। अब वो जो है वो सिंगल इनवॉइस में ही दोनों कर देता है कि ठीक है दोनों ले जा गुड्स। अब वो दोनों के ऊपर जीएसटी रेट अलग अलग क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हम आज पढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि जो वो टेक्नोलॉजी आपने जो आईपीआर खरीदा उसका जीएसटी रेट अलग हो और लैपटॉप का रेट अलग हो, बट वो सिंगल रेट के ऊपर ही आपको जीएसटी दे देता है। वो क्यों देता है उसकी भी आज ही क्लास है हमारी। चलें आगे। यस सर। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आईपीआर क्लियर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको हम पेटेंट बोल रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स फॉर एनी प्राइवेट यूज और मेकिंग देम अवेलेबल फॉर यूज फॉर एनी नॉन बिजनेस पर्पसेस। मींस अगर आप जो है अपना बिजनेस एसेट को जो है वो प्राइवेट यूज में ले लेते हो, मींस खुद ही यूज कर लेते हो। जैसे मैं हूं इस टाइम, मैंने अपना पूरा का पूरा कोचिंग सेटअप बनाया हुआ है, पूरा कोचिंग सेटअप बनाया हुआ, तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास प्राइवेटली पढ़ते हैं वो मेरे को जीएसटी भी पे करते हैं।
अब वो जीएसटी पे करते हैं, तो मैं जो ये कंप्यूटर यूज करता हूँ, इन कंप्यूटर्स के ऊपर मैं जीएसटी के जो भी पे किए हुए हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लेता हूँ। चाहे वो मेरा लैपटॉप का हो, चाहे वो मेरा आईपैड का हो, चाहे वो मेरे बोर्ड का हो, जो व्हाइट बोर्ड मैंने रखा हुआ है, हर चीज के ऊपर मैं जीएसटी जो है वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता हूँ। अब कल को मैं अपना लैपटॉप जो है अपने बेटे को दे दूं कि ये ले, तो इसे तू यूज कर ले, तो वो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो गया। जबकि मेरा कोचिंग बिजनेस है, ये मेरे कोचिंग एसेट्स हैं, ये मेरे पढ़ाने के एसेट्स हैं, और मैं वो जो है अपना एक एसेट उठा के अपने ही बेटे को दे देता हूँ कि ये ले तू अपना इसमें खेल ले, या अपने स्कूल का काम कर ले, या अपने कॉलेज का काम कर ले, जो तूने दिल करना है कर ले। तो इट इज कंसिडर्ड एज प्राइवेट यूज, मींस दिस आई एम यूजिंग माय बिजनेस एसेट फॉर एनी प्राइवेट यूज। तो जो जीएसटी का रूल कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये ऐसे माना जाएगा दैट इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने अगर अपने बेटे को 1 महीने के लिए कंप्यूटर अपना पकड़ा दिया है, तो मेरे को कायदे से उस 1 महीने का जितना किराया होना चाहिए, मान लो उस 1 महीने का किराया जो है वो 5,000 रुपए बनता है लैपटॉप के ऊपर, तो वो 5,000 रुपए उसका किराया हो जाएगा। तुमने किराया लिया या नहीं लिया, उस 5,000 रुपए के ऊपर जीएसटी जो बनता है, जीएसटी कितना बन गया 5,000 रुपए के ऊपर, एट द रेट ऑफ 18%, 18 पंजे 900 रुपए। सो वो जो 5,000 रुपए के ऊपर 900 रुपए का किराया है, 900 रुपए का जीएसटी है, वो गवर्नमेंट को जमा कराओ, दिखाओ कि वो 900 रुपए तुमने जीएसटी के पे किए हैं। दिस इज व्हाट इट सेज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स फॉर एनी प्राइवेट यूज और मेकिंग देम अवेलेबल फॉर यूज फॉर एनी नॉन बिजनेस पर्पस। आपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए अपने एसेट यूज किया, क्योंकि एसेट के ऊपर तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है ना, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्री में नहीं लेना है, वो आपने बिजनेस के लिए लिया है। अगर आप उसे नॉन बिजनेस यूज के लिए ले रहे हो, या उस एसेट को जो है वो आप पर्सनल यूज में ला रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी प्लीज जमा करा दीजिए। ये सरकार की दरकार है, सरकार की रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर? मींस थ्योरेटिकल पॉइंट है, बट आई थिंक इट शुड बी क्लियर। नहीं तो कौन बताएगा, कौन उनको जाके कि हमने ये पर्सनल यूज के लिए किया है, ना कोई बताएगा, ना कोई पूछेगा, ना कोई कर सकता है, बट रूल लिखा हुआ है वो ये। ठीक है जी, चलें आगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वाला? हेलो? यस सर। तो नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है वर्क्स कंट्रैक्ट्स। वर्क कंट्रैक्ट क्या है? इट इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस जो, जैसे हम अभी ठेकेदारी की बात कर रहे थे ना, जो हमसे वो ठेकेदार मिला था कि 30 लाख रुपए में मैं तेरा घर बना दूंगा, तो वो जो 30 लाख में घर होने की बात हो रही थी, उस 30 लाख के ऊपर जो है, 30 लाख में क्या था, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी थी, और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के साथ में मटेरियल भी था। मींस जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो दोनों था। तो ये जो है ये वर्क्स कंट्रैक्ट कहलाता है। वर्क्स कंट्रैक्ट है तो इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके ऊपर जीएसटी वर्क्स कंट्रैक्ट का जो रेट होगा वो लग जाएगा। इसमें हमने बाइफरकेट अलग से नहीं करना है कि हमने सर्विसेज सप्लाई करी है या हमने गुड सप्लाई करे हैं, वो वर्क्स कंट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके ऊपर वर्क्स कंट्रैक्ट के रेट से जीएसटी दे देंगे। वर्क्स कंट्रैक्ट भी अपने आप में एक जीएसटी का लगाने का तरीका होता है कि इसमें सर्विसेज और गुड्स दोनों है। वर्क्स कंट्रैक्ट का रेट क्या है, वो वर्क्स कंट्रैक्ट का रेट। ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये दोबारा आ गया, जिसमें ये रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट फॉर यूज एज रेजिडेंशियल ट्रीटेड एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये वहां पॉइंट मिस था, ये नीचे है, तो इट स्टैंड्स कवर्ड, नहीं तो वो आपको लिखना पड़ता, बार बार याद रखना पड़ता। मैं वो पॉइंट वहां से हटा दूंगा, ये यहाँ पर कवर हो गया, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, ये चीज भी हमने कवर कर ली हुई है कि where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation। अच्छा, इसमें completion certificate के बाद जब आप घर जो है रह चुके हो ऑलरेडी, एक बार ऑक्यूपाई कर लिया और दोबारा बेच रहे हो, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। मींस कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, या फिर
कई बार ऐसा होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना ही घर जो है आप ऑक्यूपाई कर लेते हो, आपने ऑक्यूपाई कर लिया और सीसी नहीं मिला है, ऑक्यूपाई करने के बाद आपने घर दोबारा बेच दिया और सीसी अभी भी नहीं मिला है, तो भी जब आप नेक्स्ट सेल करोगे, सेकंड टाइम सेल करोगे, उस पे जीएसटी चार्ज नहीं हो। आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन मींस चाहे आपका सीसी है और सीसी के अलावा आपकी फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो चुकी है, जब दोबारा आप घर बेचोगे तो भी आपका जो है वो जीएसटी चार्ज नहीं हो। ये वही वाला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन वाला, इट्स जस्ट रिपीट नथिंग एल्स। चले आगे। हाँ जी, ये पॉइंट समझ नहीं आया लग रहा आपको, जो सर इतना नहीं ऑक्यूपाई वाला नहीं सर, समझ में आया। ऑक्यूपाई का मतलब क्या? ऑक्यूपाई मींस बेटा ना नॉर्मली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, तो उसमें जब तक सीसी नहीं मिलता ना, तब तक कंपनी जो है वो पोजीशन नहीं देती है, ठीक है। कंपनी घर में रहने की इजाजत नहीं देती है, आपको हैंडओवर ही नहीं करती है घर। बट अब पीछे जो है हेरा फेरियां, हमारे हिंदुस्तानी है ना, इसमें बहुत तरह की हेरा फेरियां होती रही हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि चल कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं है ना, घर बन तो गया है, अगर घर बन गया है तो तूने पैसे मेरे को पहले दे दिए हैं सारे के सारे, मेरे को सीसी मिल नहीं रहा, तेरे को पोजेशन चाहिए तू ले ले, तू आके रहना शुरू कर दे। वो रहना शुरू कर देता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, मगर उसने क्योंकि बिल्डिंग सारी भर गई, पता चला कि हर एक घर में बंदे रहने शुरू कर दिए, घर सब सारे घर भर गए, अब सीसी अभी भी नहीं मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। अब जब ये घर में रहने शुरू कर दिए, अब इनमें से जो श्यामलाल जी थे वो ये थे, ये रह रहे थे, 2-3 साल बाद इन्होंने कहा कि यार मैं तो घर बेच रहा हूँ अपना, मुझे तो कहीं और लेना है, तो इन्होंने घर सेल आउट कर दिया। अब जब ये घर बेचेंगे तो सीसी तो है नहीं, इन्होंने जब घर खरीदा था तो इन्होंने जीएसटी देके खरीदा था, अब जब ये बेचेंगे तो क्या ये जीएसटी लेंगे? तो यहां पर उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब जीएसटी की कोई दरकार नहीं, अब जीएसटी नहीं, क्योंकि घर एक बार ऑक्यूपाई हो गया, यानी कि बिल्डिंग आपकी रेजिडेंशियल मान ली हमने, तभी आप रह रहे थे। अब आप एक बिल्डिंग जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको जब आप बेचोगे तो जीएसटी चार्ज नहीं करना है, इसलिए आप इस घर को बिना सीसी के भी जीएसटी चार्ज किए बिना बेच सकते। बिना बिना जीएसटी के जो है हम कैसे बेच सकते थे घर? जब सीसी ले लिया है, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, इसको सीसी कहते हैं या ओसी कह देते हैं। ओसी जो होता है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है, तो सीसी या ओसी दोनों में से अगर कुछ भी नहीं मिला है तो आप जब घर खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा। अब जब आपने घर में रहना शुरू कर दिया, वंस द हाउस इज ऑक्यूपाइड आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, आपने वो घर दोबारा बेचा, तो अब आपको सीसी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ऑक्यूपाई कर चुके हो, घर में रह रहे हो, अब आपने बेचा तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर, क्योंकि इट इज नीदर केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये दोनों में से कुछ भी नहीं। ठीक है जी। यस सर। आवाज में दम नहीं आया, नहीं समझ में आई बात? सर समझ तो आ गया सर, वो जो दोबारा जीएसटी नहीं मतलब चार्ज करेगा, वो शाम ने घर दोबारा बेचा था, वो पहले रह रहा था एक जगह पर, उसी घर में तो वो रह रहा था, उसने उसने वही दोबारा घर मतलब बेच दिया। तो सर मतलब वो जीएसटी नहीं चार्ज करेगा? हाँ जी, शाम ने राम को बेचा, राम को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ओके। ये शाम ने घर खरीदा था 50 लाख रुपए का, जब 50 लाख रुपए का घर खरीदा तो इसने 5% जीएसटी दिया था, क्योंकि इसने किश्तों में घर खरीदा था ना, तो इसको जब तक घर मिलता, सीसी भी नहीं हुआ यस था सर। इसका, तो इसने जो है 50 लाख का घर इसको कितने का पड़ा था? 50 लाख रुपए के ऊपर मतलब 52,50,000 रुपए का पड़ा था, 52.5 लाख का घर पड़ गया था इसको। 50 लाख रुपए इसने घर के दिए, 5% जीएसटी के दिए, 52.5 लाख का बेचा इसने। और अब जब यस सर। इसने 2-3 साल बाद रहने के बाद घर बेचा, तो इसने ये घर 70 लाख रुपए में बेच दिया। अब इस 70 लाख रुपए के ऊपर ये जीएसटी यस सर। चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि घर के नहीं ऊपर कायदे से कर ओके सर। जीएसटी चार्ज होता ही नहीं है ना, घर कोई गुड्स थोड़ी ना है, घर तो इमूवेबल यस सर। प्रॉपर्टी है। घर जो है वो यस सर। मूवेबल प्रॉपर्टी कब तक मानी जा रही थी? जब तक जो है वो उसके ऊपर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था,
जब तक ओसी नहीं था तब तक वो गुड्स थे, गुड्स और सर्विसेज मिला के थे। वो क्या था, सीमेंट रोड़ी रेता था, साथ में जो है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज थी, इन दोनों का जोड़ था। यस सर। वो घर कब बन गया, वो जैसे ही ओसी मिला वो घर बन गया। यहाँ दूसरा वो घर कब बन गया, जब आपने बिना ओसी के उसमें रहना शुरू कर दिया तब वो घर बन गया कि अब तो ये घर है। घर है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जीएसटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी तो गुड्स और सर्विसेज पे है। और वो ट्रीटमेंट ऑफ जो सेमी कंस्ट्रक्टेड या अंडर कंस्ट्रक्टेड हाउस है उसकी ट्रीटमेंट गुड्स और सर्विसेज की हो रही थी, इसलिए जीएसटी चार्ज कर रहे थे उसको। क्योंकि जब घर अभी बना ही नहीं तो उसको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ना कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप जब सीमेंट खरीद के ला रहे हो तो उस सीमेंट के ऊपर जीएसटी चार्ज, मतलब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो ना। जब तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो तो जीएसटी चार्ज करो ना, क्या दिक्कत है। बिल्डर भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है ना, जो सीमेंट खरीद के लाया, जो सरिया खरीद के लाया। ओके सर। नेक्स्ट जो है आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनवाते वगैरह हो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से कि ये मेरे जी एसएपी बना दे, मेरा जो है ओरेकल का या इसमें प्रोग्राम लिख दे, मेरे को जो है वो कोई और क्लिपर बेस्ड प्रोग्राम बना दे, मेरे को कोई और चीजें ऐड अप कर दे मेरे कंप्यूटर पे या मेरे का ऑफिस के अंदर, ये सारे के सारे यही यूज करें, तो वो सारी की सारी जो है दे आर ट्रीटेड एज सॉफ्टवेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको सर्विसेज मान लेते हैं। नेक्स्ट जो है दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ये फिर 5 मिनट की कमेंट्री मांगेगा। दैट इज नॉन कंपीट फी एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन to refrain from an act or tolerate an act or a situation or do an act। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको फिर समझाता हूं मैं क्या है। इट इज सिंपल केस कि आप जो है एक फीस चार्ज कर रहे हो कुछ काम करने की या कुछ काम ना करने की, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है एक बिजनेस है आपका, दैट बिजनेस इज आप एक कंस्ट्रक्टिंग कंपनी हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, बिल्डर हो, आप जो है एक बिल्डर हो जिसके पास जो है वो कुछ प्लॉट है बड़ा सा, और वो प्लॉट के ऊपर जो है बिल्डिंग्स बना के, मींस आपके पास जो है वो 5,000 गज का प्लॉट है, ये 5,000 गज का एक प्लॉट है आपके पास, और ये इस 5,000 गज के प्लॉट के ऊपर आप जो है वो सोच रहे हो 6 बिल्डिंग बनाओगे और घर जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी बना के बेच दोगे। दिस इज योर बिजनेस, मींस आपके दिमाग में है कि ये एक टावर इधर खड़ा करेंगे, एक टावर इधर खड़ा करेंगे, एक टावर इधर खड़ा करेंगे, और लाइकवाइज ऐसे ही 1 2 3 नंबर के टावर ये हो गए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। आपने ये प्लान बनाया हुआ, ब्लूप्रिंट है आपका कि ये टावर आप बनाओगे और बेच दोगे। आप ही के साथ एक टावर, एक बिल्डिंग और भी है, मींस एक प्लॉट और है जिसके अंदर पहले से ही बिल्डिंग बनी हुई है। इसके अंदर जो है ये पहले ही 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, एक 6 टावर की बिल्डिंग पहले ही एक प्लॉट बना हुआ है। आपने इसी को देख के सोचा कि यार 6 टावर हम भी बना लेते हैं। इसने जो प्लॉट बेचे थे, इसने जो फ्लैट बेचे थे, 1-1 करोड़ का बेचा था, अब टाइम बढ़ गया है तो बड़े आराम से 1.25 करोड़ रुपए में मैं भी फ्लैट बेच दूंगा, तो हम भी करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। काम शुरू कर दिया आपने। आपने एक टावर बना के बेच दिया, दूसरा टावर बना के बेच दिया, तीसरा टावर बना के बेच दिया, चौथा भी बना दिया, पांचवा भी बना दिया, सिक्स्थ की आपने अभी फाउंडेशन रखी थी, मींस अभी आपने खुदाई शुरू करी थी। तो ये वाले भाई साहब आपके पास आ गए कि यार ये जो छठा टावर बना रहा है ना भाई, आपके साथ बैठे रात को कि हम ये जो सिक्स्थ टावर बना रहे हो भाई ये ना बनाओ। वो कह रहे क्यों, ये एक टावर बनाने के मींस यहाँ पर जब मैं बनाता हूँ तो ये 1.25 करोड़ रुपए का एक फ्लैट में बेचता हूँ। 1.25 करोड़ रुपए के ऊपर इस टावर के अंदर जो है मैं 50 फ्लैट बनाऊंगा। 50 फ्लैट का मतलब हो जाता है कि 62 करोड़ 50 लाख रुपए का मेरे को रेवेन्यू आएगा।
इसको बनाने का जो मेरा खर्चा आना था वो रफली आना था 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए का मतलब हो गया मेरा 22.5 करोड़ रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, और तू मेरे को कह रहा है मैं टावर ना बनाऊं। ऐसा क्यों? मैं 22.5 करोड़ रुपए का घाटा खा जाऊं? ये बात समझ में आ रही है? पूरी बिजनेस की स्टोरी समझ में आ रही है मेरी? यस हेलो, सर। जहां ना सर समझ में यस आए सर। वहीं टोक देना। तो ये यस सर। साढ़े यस बाईस सर। करोड़ रुपए का नुकसान मैं नहीं कर सकता भाई, मैं तो बनाऊंगा। वो कह रहा है कि यार तू ये जब बनाएगा ना तो ये जो मेरा टावर है, मेरी टावर क्या, मेरी पूरी कॉलोनी का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि तू जो है ये ऊंचे ऊंचे फ्लैट बना रहा है, सूरज इधर से उगता है। यहाँ तक तो जब तक थे टावर, मतलब जब तक यहाँ था, तो 1:30 2 बजे के बाद सारा का सारा रोशन होती थी ये वाली जो मेरी है, यहाँ पर रोशनी आती थी। ये वाला टावर भी बन जाएगा तो ये 1:30 से लेके फिर 5 बजे तक सूरज जो है वो 5 बजे शाम को डूबता हुआ सूरज आया करेगा मेरे यहाँ पर। तो मेरे तो ये 6 नंबर टावर बिल्कुल ही पिट जाएगा। अभी बिका भी नहीं है ये, अभी मैं इसको कंस्ट्रक्ट किया है और तू इधर अपना 6 बनाना शुरू कर दिया है, तो मेरी तो इसकी सेल ही नहीं होगी तेरे 6 नंबर के चक्कर में। तो इसलिए मेरी तेरे से रिक्वेस्ट है भाई, तू ना बना। और मेरा 5 भी नहीं बिका है, 5 भी नहीं बिकेगा इसी चक्कर में। मीन्स 5 की सेल होनी शुरू हुई है, छठा तो मैंने अभी तक ओपन ही नहीं करा, मैं बना के बैठ गया हूँ। तो तेरे तो इस बनाने के चक्कर में मुझे नुकसान हो जाएगा। वो कह रहा है नुकसान हो जाएगा, तो इधर तेरे को मैंने अपनी कैलकुलेशन बता दी कि मेरे को तो सीधा सीधा 22.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कह रहा है तू 22.5 करोड़ का तेरे को नुकसान हो रहा है ना, तो तू 25 करोड़ रुपए मेरे से ले ले काम। मीन्स तू, मतलब ये 6 नंबर को भूल जा। ये बिल्डिंग तेरी, मतलब टावर, जमीन तेरी की तेरी है। मैं जमीन नहीं मांग रहा हूं तेरे से। तू 25 करोड़ रुपए ले जो तूने कमाने थे, और आने वाले 10 साल के लिए 10 years यू विल नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। 10 साल के बाद बनाना है बना दियो, बट 10 साल तक नहीं बनाएगा। इसके 25 करोड़ रुपए ले ले। तो हाँ, अब तो अग्रवाल हैं, आपको लगा कि यार बना के 40 करोड़ रुपए लगा के फिर 62 करोड़ रुपए मिलते, ये ना बनाने के ही 25 करोड़ रुपए दे रहा है, और 10 साल तक बाद मैं बना भी सकता हूं। तो कह रहा है ओके डन। शाम को उठे आ गए। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, ये 25 करोड़ रुपए जो हैं इसके बैंक में पहुंच गए। 25 करोड़ रुपए इसके बैंक में पहुंचे, तो साल बाद जो है असेसमेंट हुई बिजनेस की, कि जीएसटी वालों ने भी हिसाब किताब लिया, क्योंकि इन 5 टावर्स के ऊपर तो जीएसटी आया ना। उन्होंने बैंक अकाउंट मांगे, तो बैंक अकाउंट में देखा ये 25 करोड़ रुपए क्या दिए हैं तेरे को इस राम एसोसिएट्स ने, किस बात के दिए हैं भाई। तो यहाँ जो हमारे जैसा सीधा सच्चा बंदा था उसने कहा कि इसने ना मेरे को टावर ना बनाने के 25 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वो उसने कहा कि टावर ना बनाने के 25 करोड़ रुपए पे तूने जीएसटी जमा कराया? कह रहा है ना बनाने पे कौन जीएसटी देता है। कह रहा है भाई ये जो ये क्लॉज है, नॉन कम्पीट फी एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। एक काम तूने नहीं करना है उसका तू एग्रीमेंट करके आया है। तूने एग्री क्या करा है कि मैं ये टावर नहीं बनाऊंगा। सो दिस इज नॉन कम्पीट फी एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि एक एक्ट में नहीं करूंगा। तो ये भी एक सर्विस है। दिस इज ऑल्सो अ सर्विस। सो इट इज बेसिकली टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। तू कोई एक्ट करके आया है या तूने कोई एक्ट करने को एग्री करा है, तो तू एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली टू दिस कंपनी राम एंड एसोसिएट्स। इसको एक सर्विस प्रोवाइड करी है तूने। तो ये जो 25 करोड़ रुपए तेरे को इस बात के लिए हैं, इसके ऊपर जीएसटी तेरा देना बनता था, तूने नहीं दिया। विद इंटरेस्ट जमा करा दे, नहीं तो हम नोटिस भेजेंगे, फिर विद पेनल्टी भी जमा कराना पड़ेगा। तो ये समझ में आ जाती है कि फंस गया, और चुपचाप से जीएसटी जमा करा देता है। ये जीएसटी किस में आया? ये नॉन कम्पीट फी के इस एग्रीमेंट में आ गया। तो ये नॉन कंपटीशन के लिए अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो तो भी वो सर्विस है, और आप कोई एक्ट ना करने के लिए एग्री करने के पैसे ले रहे हो तो वो भी सर्विस है। दैट इज ऑल्सो डिलीवरी ऑफ सर्विस। उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है वो ऐसे ऐसे भी मानी जाएगी। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 7(1)(a), और इसके साथ हमारा शेड्यूल 2 जो है वो लार्जली कंप्लीट कर लिया। चले आगे। सर एक बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर समझाना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, बेटा आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हो अपना? मींस इन हाउस सॉफ्टवेयर कोई कंपनी से डेवलप करवाते हो कि आपकी
आपके पास एक सॉफ्टवेयर मीन्स आपने जो है कोई बिजनेस एप्लीकेशन बनवाई अपनी, मीन्स आपने अपना कोई बिजनेस शुरू करा, तो बिजनेस एप्लीकेशन बनवाई। बिजनेस एप्लीकेशन बनवाना क्या है? सॉफ्टवेयर बनवाना। तो वो जो सॉफ्टवेयर आपने बनवाया, उसकी जो पेमेंट करी है, वो दैट इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो गुड्स में ना आके जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो आप, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो सर्विस मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ सर्विसेज टैक्स देना है। हर एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है, वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर बिजनेस कर रही है। ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो एसएपी के ऊपर काम करती हैं आज की डेट में, ठीक है। एसएपी जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, जर्मनी का है ये। एसएपी के अलावा बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ओरेकल के ऊपर काम करती हैं जी। ओरेकल लिया हुआ है, उसका काम कर रही है। जैसे आप इनकम टैक्स वाले हैं, इनकम टैक्स की आपकी जो रिटर्न फाइल होनी है, वो ओवर दी सॉफ्टवेयर फाइल होती है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज वाले बनाते हैं। तो इंडिया की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो इन्फोसिस को फीस देता है। तो वो फीस देता है तो उसको साथ में जीएसटी भी देना पड़ता है। जैसे जीएसटी वाले जो हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है वो इन्फोसिस वाले मैनेज करते हैं। तो जो जीएसटी का सॉफ्टवेयर मैनेज करने की जो फीस है, वो इन्फोसिस को देते हैं, वो साथ में उसको फीस के साथ साथ जीएसटी भी जमा कराते हैं। जैसे आज की डेट में आपने पासपोर्ट बनवाना हो, तो पासपोर्ट बनवाने का पीछे जो पूरा का पूरा आईटी सॉफ्टवेयर होता है, आईटी का पूरा एक पोर्टल चलता है, वो पोर्टल टीसीएस को मिला हुआ है। तो टीसीएस जो है वो सारी की सारी जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसकी वो फीस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से लेता है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो टीसीएस को फीस देती है। वो फीस कुड बी समथिंग लाइक 100 करोड़ रुपए साल की फीस होती होगी। 100 करोड़ रुपए वो इंडिया की जो इंडिया है वो टीसीएस को दे रहा है। तो वो 100 करोड़ रुपए तो साथ में देता है टीसीएस को, साथ में उसके ऊपर 18% सर्विस टैक्स भी देता है, जीएसटी भी देता है। तो एक 100 करोड़ ना लेके 118 करोड़। वैसे ही आप कल को जो है एक कंपनी बना लेते हो या किसी कंपनी में काम करते हो, तो आप अकाउंटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाओगे। वो जो सॉफ्टवेयर बनवाओगे, उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर बनवाने के ऊपर पता चला आपने जो है वो 50 लाख रुपए खर्चे, तो वो 50 लाख रुपए तो साथ साथ दोगे ही। 50 लाख रुपए के ऊपर 9 लाख रुपए का जीएसटी भी देके टोटल फीस जो आपकी सॉफ्टवेयर बनवाने की हो जाएगी वो 59 लाख हो जाएगी। इस 9 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते। आई बात समझ नहीं आई? हेलो? यस सर। तो इतना यस इतना सन्नाटा यस क्यों है सर। मेरे भाई? इतना सन्नाटा क्यों है फिर? समझ में आ गई तब तो खुश रहा करो। सर दरअसल ओके आपका सर। टॉपिक हैं? कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे तो समझ में बहुत कम आ रहा है सर। क्या चीज नहीं समझ में आई बता। सर जो आपने सर एक पढ़ाया हेलो हाँ जी, सर मेरी एक यस रिक्वेस्ट है बोलो। सर क्लास क्लोज ना करियो कल ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ हाँ ਮੈਨੂੰ हाँ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ मैं कर दियांगा जी क्लास कंप्लीट। आई थिंक इट शुड टेक मी अनदर 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 10 मिनट और लागा। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬੱਚਿਓ ਕਲਾਸ बेटा ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਸਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ओके सर। हाँ बेटा बताओ क्या कॉम्प्लिकेशन है क्लास में आज की, बताओ जरा, फिर मैं उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने का प्लान बनाऊं कैसे किया जाए। क्या चीज नहीं समझ में आई? जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सामने है आपके, एक बार हल्का सा करसरी ग्लांस मार लो। जो पॉइंट नहीं समझ में आया है वो एक बारी हम आपस में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर मैं उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट या थोड़ा कम इलेबोरेट करके समझाऊंगा। आज नहीं समझाऊंगा, आज का सैचुरेशन हो चुका है आप लोगों का।
तो वी विल मूव इट ऑन फॉर द नेक्स्ट मींस थर्सडे को समझेंगे, बट कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया ये आपके सामने है क्लास जो थी आज की। सर हाँ जी, सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स बता दीजिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेटा एक ना ये हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, जब जीएसटी नहीं होता था तब भी होता था। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल, इसका जो है वो अलग से जीएसटी रेट डिफाइंड है कि इस रेट से होना है ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है। और नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के केस में होता है, कंस्ट्रक्शन में आप मटेरियल भी खरीदते, मटेरियल भी लगाते हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी देते हैं, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है और कुछ नहीं। ओके सर। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला तो यानी कि मटेरियल और लेबर दोनों चीजें एक साथ आ गई, इसलिए ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो जीएसटी जो है इसके ऊपर जो होता है दैट इज एट द रेट ऑफ 18% का जीएसटी होता है नॉर्मली, इसके ऊपर सीधा सीधा 18% जीएसटी लगा देते हैं। इफ इट इज अ केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो 18% जीएसटी चार्ज। ओके सर। वन ऑफ द मोस्ट सिंपल थिंग्स जनरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में होता है, क्योंकि वहां पर मटेरियल भी लगना है आपका, सीमेंट, रेत, बदरपुर, ईंटें, ये सब भी लगनी है, और साथ में बहुत तरह की सर्विसेज लगनी है, जहां पर लेबर से लेकर इंजीनियरिंग सब कुछ, सिविल इंजीनियरिंग भी लगनी है, आर्किटेक्ट सर्विसेज भी लगनी है। उसके अलावा जो है वो इक्विपमेंट हायर करके भी लाना है, क्रेन्स लगनी है, वो सब चीजें लगनी है। तो वो सब मिला मिलू के उसको जीएस मतलब जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। सिंपल सा है। इसके अलावा जो है इन चीजों को थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन करके नीचे इसमें किया है। सो आज की जो हमारी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको मैंने थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ाया है। तो ये हमारा शेड्यूल 2 है। इसके बाद हम हल्का सा मैं शेड्यूल 3 भी कवर करना चाहता हूँ, बट अगर थक गए हो, नहीं समझ में आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं शेड्यूल 3 को। सर नेक्स्ट क्लास के यस लिए लो। सर, हाँ, क्लास के लिए रख लीजिए। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए शेड्यूल 3 रख लेते हैं, वो रिलेटिवली सिंपल है। शेड्यूल 2 को आप एक बार अपने आप से पढ़ लें। आपकी जो बुक्स है ना आपको मिली हुई, उन बुक्स में से मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से 7 या 8 पेज होंगे, वो 7-8 पेज शेड्यूल 2 के जो है वो अच्छे से पढ़ लेना। शेड्यूल 1 के भी पढ़ लेना, शेड्यूल 2 के भी एक बार पढ़ लेना। कोई डाउट होगा तो वी विल टेक इट अप ऑन थर्सडे को एक बार हम समझ। ओके सर। ओके सर। उसके बाद आगे से जो अगली क्लासेस हैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आनी है। सम थिंग्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ योर, मैंने पहले भी जिक्र किया था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करके एक चीज होती है वो आएगी, फिर कंपोजिट रेट आएगा, कंपोजिट। सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आप अनम्यूट हो।
हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही यस मेरी सर, अभी अब भी? आ रही है। अब अब आ सर रही आ है रही है ना? सर, अब आप अनम्यूट हो गए। अच्छा ठीक है अब ठीक है, आप मेरे को लगा मेरे को म्यूट सर ने कर दिया होगा कहीं गलती से। सर आ जाओ सर, अब आप ले लो। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ जी। गुड नाइट, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर, आ Yes, रही है। sir. Sir. ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਤੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ? यस सर। Yes, sir. ज्वाइन कर लिया। यस ਜਿਹਨੇ सर। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੋ ਨੋ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਈਮੇਲ No, ਸਾਰਿਆਂ sir. ਨੇ ਚੈੱਕ ਈਮੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ? यस सर। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ। ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆਇਆ, ਉਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ सर ਕਰੋ। कर लिया सर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਕੀ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਲਿੰਕ? हेलो ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ सर ਮੇਰੀ ਚੱਲ मुझे ਰਹੀ ਹੈ कोई लिंक ਕਲਾਸ। रिसीव नहीं हुआ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਆ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਵਾਲਾ सर अज आया ਸਾਰਿਆਂ लिंक? ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ? नो सर सर। मैंने हाँ जी, रिसीव सर। नहीं होया हजे। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। सर मैंने रिसीव नहीं होया। ਤਨਵੀ ਤੁਹਾ सर मैनू लिंक रिसीव नहीं होया। तन्वी एंड राजवीर। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? सर शो नहीं करता पिया। एक 16 आवर स्किल ट्रेनिंग आया था है मेल। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ मेरी सर है ਰਿਕਾਰਡ ये राजवीर कौर हुंजन 2006@gmail.com। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਖੋਲੋ। ਗੁਰਹਰਜੀਤ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਖੋਲੋ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਖੋਲੋ, ਮੇਲ ਖੋਲੋ ਬੱਚੇ। खोली हुई है सर। ਕੁਝ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਮੇਲ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ? सर अज दी डेट? ਹਾਂ, अज दी डेट ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਸਰ सरकार ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਂਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਈ, 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲਾਸਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਆ ਗਿਆ 16 ਹਾਵਰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰ। ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਸਰ। ਜੁਆਇਨ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸੋ। ਕਰਦਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੁਆਇਨ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨੀਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੀਲਮ सर मैं ਤੁਸੀਂ केड़े ਵੀ ਹੈ? नंबर तो ਹਾਂਜੀ, सर मैं केड़े नंबर तो करा ऐड ज्वाइन बेटा, केड़े नंबर च करा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, यस सर ज्वाइन उत्ते- ग्रुप की ऑप्शन आ रही है। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਲਓ।
ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ, ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ICMA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਂਡਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। हो यस गया सर जी ज्वाइन। हो गया ਜਿਹਦਾ join ਨਹੀਂ sir। ਹੋਇਆ हैंड रेज कर दो प्लीज। चलो क्यों ਤੁਹਾਡਾ ग्रुप ज्वाइन हो गया। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ WhatsApp। ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ। ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ